नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग सीडीपी के 30 क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, विकास एक धारणी और एका आयामी होता है, विकास के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। दोस्तों विकास एक बहुआयामी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। विकास आनुवंशिकता एवं वातावरण से प्रभावित होता है। विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। विकास सिर से पैर की तरफ होता है दोस्तों, और केंद्र से बाहर की तरफ होता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन फर्स्ट जो है विकास के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है, और बाकी सभी जो ऑप्शंस हैं वो सभी जो हैं विकास के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड है, शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है, आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, गामक विकास। शीर्षगामी विकास सिफाइलोकाइडल लॉ सिर से आरंभ होकर पैरों की तरफ चलता है, पूर्ण होता है। और शीर्षगामी विकास सिद्धांत गामक विकास मोटर डेवलपमेंट के क्षेत्र पर लागू होता है। गामक विकास से अभिप्राय बालकों में उनकी मांसपेशियों व तंत्रिकाओं के समन्वय व शारीरिक क्रियाओं पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने से लिया जाता है दोस्तों। तो राइट आंसर फर्स्ट विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है, आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पे इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, प्रारंभिक अवस्था। प्रारंभिक अवस्था भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कहलाती है। संवेदनशील अवस्था में बालक की ग्राह्य क्षमता अत्यधिक तीव्र होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, क्या कहलाती है। तो राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, प्रारंभिक सामाजिकरण। परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते, उसे प्रारंभिक सामाजिकरण कहा जाता है। परिवार को प्राथमिक सामाजिकरण संस्था कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे विकल्प सेकंड हो जाएगा, पारंपरिक चरण हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है दोस्तों, और नैतिक विकास के पारस्परिक चरण के अंतर्गत बच्चा सामाजिक अपेक्षाओं को पूर्ण करने में अपनी रुचि, कार्यों को पूर्ण करने में अपनी रुचि रखता है। उसका नैतिक मूल्य अच्छे या बुरे कार्यों को पूर्ण करने से संबंधित रहता है। बच्चा वह कार्य करता है जिससे सभी उसे अच्छा कहें। इस अवस्था में बच्चों में अनुमोदन पाने की अभिप्रेरणा तीव्र होती है। यह अवस्था 10 से 13 वर्ष तक मानी जाती है। ध्यान रखिएगा, 10 से 13 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों थर्ड ऑप्शन, आत्मसातकरण। पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण के अनुसार नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को आत्मसातकरण असिमिलेशन कहते हैं। और असिमिलेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक समस्या के समाधान के लिए या वास्तविकता के समंजन करने के लिए पूर्व सीखी गई योजनाओं अथवा मानसिक प्रक्रियाओं की सहायता लेता है। उदाहरण के लिए एक शिशु किसी वस्तु को उठाकर मुंह में रख लेता है तो यह आत्मसातकरण का उदाहरण प्रदर्शित करता है, क्योंकि शिशु अपनी परिचित क्रिया अर्थात खाने की क्रिया के साथ उसका आत्मसातकरण कर रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा यह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं। अब तर्क करने लगी है परंतु प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती। मीना पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की किस अवस्था पर है। तो मीना पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था पर है, आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। मीना जिसने शब्दों का प्रयोग करना आरंभ किया है
उसे यह समझ आने लगा है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं और वह तर्क भी करने लगी है, किंतु मीना प्रत्ययों का संरक्षण व क्रमबद्धता करने में असमर्थ है। पियाजे के अनुसार मीना संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि 2 वर्ष से 7 वर्ष की मानी गई है। इस अवस्था को प्रारंभिक बाल्यावस्था भी कहा जाता है, ईयरली चाइल्डहुड स्टेज। तो ध्यान रखिएगा 2 वर्ष से 7 वर्ष की मानी गई है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, समीपस्थ विकास के क्षेत्र का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4, लेव वाइगोस्की। समीपस्थ विकास के क्षेत्र, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट की अवधारणा का प्रतिपादन लेव वाइगोस्की द्वारा किया गया है। समीपस्थ विकास के क्षेत्र से अभिप्राय बच्चों के लिए एक ऐसे कठिन कार्यों के परास से लिया जाता है जिसे बच्चा अकेले नहीं कर सकता, किंतु अन्य वयस्कों या कुशल सहयोगियों की सहायता से करने में सक्षम होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा कथन लेव वाइगोस्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है? तो राइट आंसर यहाँ पे इस क्वेश्चन का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब है। लेव वाइगोस्की के द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास का प्रतिपादन किया। वाइगोस्की के अनुसार अधिगम एक सामाजिक क्रिया है। वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक सांस्कृतिक कारकों व भाषा की अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 10 है, एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है? तो राइट आंसर यहाँ पे इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन 4, केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना। ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा विकास का पूर्वगामी है? तो राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा विकास का पूर्वगामी होता है। पियाजे का मानना था कि भाषा विकास के संदर्भ में बच्चों में पहले विचार आते हैं, उसके पश्चात भाषा विकसित होती है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है? तो राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, कक्षा में बालिकाओं को अलग अलग बैठाने की व्यवस्था करना। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक को कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठाने की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक को कक्षा में ऐसे उदाहरणों का प्रयोग करना चाहिए जिनमें लड़के एवं लड़कियां गैर परंपरागत भूमिकाओं में दिखाई दें। जेंडर भेदभाव पर चर्चा करनी चाहिए तथा जेंडर पक्षपात को चुनौती प्रदान करनी चाहिए। जेंडर एक सामाजिक कृत्रिम संरचना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, पारो अपने पिता की बढ़ई की दुकान में उनकी सहायता करती है, जहां पर वह लड़की के ब्लॉक टुकड़ों को अपने पिता द्वारा सिखाई गई विधि से सफलतापूर्वक मापती है। उसे हाल में EWS स्कीम के अंतर्गत एक पब्लिक विद्यालय में प्रवेश मिला है, जहां पर वह शैक्षिक अपेक्षाओं खासकर गणित का सामना करने में असमर्थ है। इस स्थिति में अध्यापक को क्या करना चाहिए दोस्तों? आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 3, पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री को पारो के लिए प्रासंगिक बनाना चाहिए और पारो द्वारा विद्यालय के बाहर सीखे गए गणितीय अनुभवों का समावेशन करना चाहिए। ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, ध्वनि लय और शब्दों के अर्थ के प्रति सचेतना किस बुद्धि के मूल हैं? तो राइट आंसर यहाँ पे 3 हो जाएगा, भाषिक। ध्वनि लय और शब्दों के अर्थ के प्रति सचेतना भाषिक बुद्धि के मूल हैं। भाषिक बुद्धि हावर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत वर्णित बुद्धि प्रकारों में से एक है। भाषाई बुद्धि के अंतर्गत वाक्यों एवं शब्दों की बोध क्षमता, कंप्रिहेंशन, शब्दावली
तथा शब्दों के क्रमों के मध्य में संबंधों को पहचानने की क्षमता आदि सम्मिलित होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक उपयुक्त हो रहेगी? तो राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा सहयोगी प्रायोजित। एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में सहयोगी प्रायोजित कार्य जैसी आकलन विधि अधिक उपयुक्त रहेगी। सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में बच्चों को सक्रिय अन्वेषक व ज्ञान के सृजनकर्ता के रूप में देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत से क्या अभिप्राय है? तो राइट आंसर देना है दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन का। तो राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा अध्यापन के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों का साथ साथ मूल्यांकन करना एवं उनकी सहायता करना। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, शिक्षार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? तो दिए गए ऑप्शंस में से राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों को प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य निर्धारित करने के लिए लगातार प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यदि शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है तो वह स्वयं में निराशा का अनुभव करते हतोत्साहित होकर लक्ष्य से भटकने लगते हैं। इसलिए शिक्षक को शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करते रहना चाहिए ताकि वह अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहे। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशन का नियम है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करना। समावेशन के अंतर्गत व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करते हुए सभी को समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध करवाए जाते हैं तथा उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाता है। एक समावेशी कक्ष में समाज में प्रत्येक वर्ग से आने वाले विद्यार्थी एक सामान्य विद्यालय में एक साथ शिक्षण ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसे, तो राइट आंसर यहाँ पे थर्ड हो जाएगा उसे समावेशी प्रावधानों का पालन करने वाले नियमित स्कूल में जाना चाहिए। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सी शिक्षा प्रणाली कक्षा में सृजनात्मकता में सहायक होगी? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ सही जवाब है। वह कक्ष जिसमें कल्पनाशील उत्तरों को स्वीकार किया जाता है, विचार मंथन पर बल दिया जाता है, अपसारी चिंतन पर बल दिया जाता है, असहमत के प्रति सहनशीलता को प्रदर्शित किया जाता है, त्रुटियों को अधिगम का एक भाग माना जाता है, सृजनात्मकता में सहायक सिद्ध होती हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, एक ईश्वर चिंतन आत्म विमोह वाले छात्र जो आयोजित सत्र की सामूहिक क्रियाकलापों को करने में कठिनाई का सामना कर रहा है की सहायता करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि समावेशी दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, बच्चे को विशिष्ट स्कूल में भेजना। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एक आत्म विमोह वाला विद्यार्थी जो आयोजित सत्र की सामूहिक क्रियाकलापों को करने में कठिनाई का सामना करता है उसकी सहायता करने के लिए उसे विशिष्ट विद्यालय में भेजना समावेशी दृष्टिकोण के अनुरूप उचित विधि नहीं है। समावेशी दृष्टिकोण के अनुसार आत्मविमोह वाले विद्यार्थी को सामूहिक कार्य के दौरान उपयुक्त प्रत्यक्ष और लिखित सामग्री देनी चाहिए। संबंधित विद्यार्थी को कम शोर वाले विश्रांत वातावरण में युग्मों में कार्य करने की अनुमति प्रदान करनी चाहिए। सामान्य स्कूल में भेजना चाहिए। सामान्य कक्षा में सामान्य कक्षा में रिमीडियल टीचर की सहायता लेनी चाहिए। दोस्तों तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को छात्रों को प्रश्न पूछने चाहिए, किस पर आधारित? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट, के प्रति प्रोत्साहित करना चाहिए।
प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्हें अपने अनुभवों और विचारों को सभी के साथ साझा करने की अनुमति प्रदान करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों। कथन ए दिया गया है, विद्यालयों को छात्रों में पाठ्य पुस्तकों को याद करके पुनः उगल देने की योग्यता के स्थान पर उनमें अपनी आवाज़ उठाने की जिज्ञासा शांत करने, क्रियाशील होने, प्रश्न पूछने के बाद वाद विवाद करने, समूह में कार्य करने की योग्यता विकसित करनी चाहिए। कारण बी है, अधिगम का स्वरूप क्रियाशील एवं सामाजिक है। सही विकल्प चुनें। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। विद्यालयों में विद्यार्थियों में पाठ्य पुस्तकों को याद करके पुनः उगल देने की योग्यता के स्थान पर उनमें अपनी आवाज़ उठाने, जिज्ञासा शांत, क्रियाशील होने, प्रश्न पूछने के बाद चर्चा करने व समूह में कार्य करने की योग्यता आदि को विकसित करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की अधिगम प्रक्रिया अधिगम के सामाजिक व क्रियाशील स्वरूप को प्रदर्शित करती है। तो इस प्रकार यहाँ पे जो है कथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है, एक विशेष विषय में ज्ञान और संबंध को सुव्यवस्थित तथा निरूपित करने के लिए अलेखनीय साधनों का प्रयोग क्या कहलाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन 4, संकल्पना मानक चित्र। सही जवाब हो जाएगा। एक विशेष विषय में ज्ञान व संबंधों को सुव्यवस्थित तथा निरूपित करने के लिए आलेखी साधनों का प्रयोग करना संकल्पना मानचित्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों। उस उदाहरण को चुनिए जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इस क्वेश्चन का फोर्थ, अपनी परियोजना कार्य के लिए रवि विभिन्न स्रोत तलाश कर रहा है क्योंकि नई जानकारी लेने में रुचि रखता है। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है, इनमें से कौन सी नीति छात्रों को चिंता का सामना करने में सहायता नहीं देती है। तो आपको बताना है, नहीं पूछा गया है। तो राइट आंसर यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा, कक्षा में छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है, रचिता एक गणित अध्यापिका अपने छात्रों की भाषा कथन वाले प्रश्नों में सही प्रक्रिया पहचानने में त्रुटियों का विश्लेषण कर रही है। इनके पीछे उसका क्या उद्देश्य है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, त्रुटियों को समझना, क्योंकि वे छात्रों के चिंतन को समझने में मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है। तो राइट आंसर यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, संप्रत्ययी समझ पर बल देती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 संप्रत्ययी समझ पर बल देती है। तो ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, बच्चे किस शिक्षा शास्त्र द्वारा सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं। तो राइट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, जब वे कार्यों और क्रियाकलापों में क्रियाशीलता से भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों इस क्लास का, क्वेश्चन नंबर 30 है, छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना और उन्हें अपने अधिगम को स्वनिर्देशित करने की स्वतंत्रता देना, फिल करना है को बढ़ावा देने की एक विधि है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना और उन्हें अपने अधिगम को स्वनिर्देशित करने की स्वतंत्रता देना अन्वेषित अधिगम को बढ़ावा देने की एक विधि है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये रहे 30 CDP के क्वेश्चंस। दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।